दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों से ठीक पहले जिस तरह से दुनिया भर में तेल और गैस का संकट खड़ा हुआ है, क्या ये संकट तेल और गैस के संकट से ज्यादा बीजेपी या नरेंद्र मोदी के लिए पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक संकट खड़ा कर सकता है? क्या इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इस महायुद्ध की वजह से जबरदस्त झटका झेलना पड़ सकता है? दोस्तों, इस महायुद्ध को लेकर तमाम तरह का विश्लेषण दुनिया भर में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में, मीडिया में हो रहा है, लेकिन इसके राजनीतिक गंभीर परिणाम क्या बीजेपी भुगत सकती है, इसको बहुत ही आसान भाषा में बताने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और अर्थव्यवस्था और पॉलिटिक्स पर बहुत ही गहरी समझ रखने वाले अनिल शर्मा सर जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बहुत दिनों बाद आप चैनल पे अवतरित हुए हैं, तो मेरे जो दर्शक है वो आपसे काफी नाराज भी होंगे इसको लेकर। जब जब कुमकुम जी मैं हर समय हाजिर होता हूँ आपके लिए। सर, फिलहाल हम जो खबर आज डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि 2026 के विधानसभा चुनाव यानी कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरला और पुडुचेरी में इस पर बहुत कम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो तेल गैस का संकट है और इस संकट की वजह से तमाम तरह की चीजें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सीधे भारत को इफेक्ट कर रही हैं, ये पॉलिटिकली कैसे मोदी और बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती हैं? उसका सबसे बड़ा एक रीजन जो आप मानते हैं, आसान भाषा में जो पहला रीजन तो सीधा झटका बीजेपी को दे सकता है, वो भी जोर से, क्या है वो? देखिए, 2 चीजें कुमकुम जी ध्यान रखनी है। वैसे तो डिस्कशन बहुत होते हैं, पर मैं आपको आगे भी जब हम बातचीत करेंगे तो बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स और हो सकती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो एलपीजी है। एलपीजी का शॉर्टेज जो है वो मार रहा है और आगे मारेगा भी। क्यों, उसका कारण भी देता हूं मैं आपको। कतर में से हम करीब 50% इंपोर्ट करते थे जिस रिफाइनरी से, उस रिफाइनरी के ऊपर अटैक कर दिया ईरान ने। उनका करीब करीब 5 साल लगेंगे उनको वापस उसी लेवल पे आने में। आप कहते हो मैं कनाडा से इंपोर्ट करूंगा या अमेरिका से इंपोर्ट करोगे। अगर आप इंपोर्ट भी करते हो तो क्या एलपीजी की कीमत आप ये मेंटेन कर पाओगे? क्या आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वहां से, जो आप, कनाडा बहुत दूर है इंडिया से, अमेरिका बहुत दूर है इंडिया से, वहां से जो मंगाओगे जो शिपिंग कॉस्ट पड़ेगी, क्या वो नहीं पड़ेगी? तो 60 रुपए दाम तो आपको पता है पहले बढ़ा दिए गए। लोगों पे इसका असर पड़ा है और चुनावों पे शायद इसका असर पड़ता हो। देखिए, क्योंकि उज्ज्वला योजना जो भी है, मैं भी जिन लोगों को सिलेंडर्स मिले थे, क्या वो इतना महंगा सिलेंडर अब खरीदने के लिए तैयार हैं? ये पॉलिटिकल इंप्लीकेशन बहुत बड़ा है। इसके अलावा आप देखें, जो छोटे रेडी वाले होते हैं और ये होते हैं जो आपको कई बार मूंगफली सेकते हुए दिख जाते हैं या मोमोज बनाते हुए दिख जाते हैं, इनका क्या होगा? जो डिपेंडेंट ऑन सिलेंडर्स थे, इनका तो रोजगार छिन गया एक तरह से। ये तो बंद करने की नौबत आ गई। छोटों को तो छोड़िए, बड़ों की हालत देखिए, मेन्यू कर्टेल कर दिए हैं। आपको फुल्का मिलना, रोटी चपाती मिलना, कई जगह फुल्का बोलते हैं, कई जगह चपाती बोलते हैं, वो मुश्किल हो गया है। अब आपको तंदूरी रोटी मिलती है। मेन्यू छोटे कर दिए गए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं जो क्राइसिस है, इसका इंपैक्ट पॉलिटिकली कैसे नहीं पड़ेगा मेरे सर। लेकिन अगर ये लंबी खिंच गई। हाँ सर, एक मिनट, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपको। अगर ये लंबी खिंच गई को हटा देते हैं, अभी जो खिंच चुका है 20 दिन तक, उस तक मैं रखती हूँ इस बहस को। हम मान के चलते हैं, चलिए इस सेकंड भी अगर युद्ध रुक गया तो ठीक है, हाइपोथेटिकली। लेकिन एक नैरेटिव जो बीजेपी स्थापित करती है और जो उसकी मीडिया स्थापित करती है कि भाई इसमें मोदी जी की क्या गलती है? ठीक है, मोदी जी इजराइल गए, वो फॉरेन पॉलिसीज को साइड में रखिए, लेकिन ईरान ने अगर कतर के और दूसरे एनर्जी बेसिस पर हमला किया और ईरान के भी हमला हुआ, तो इसमें मोदी क्या कर सकते हैं? तो पूरी दुनिया पर संकट है। तो फिर ये पॉलिटिकली कैसे इफेक्ट करेगा बीजेपी को? क्योंकि हमारे यहाँ एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है मैम। और ये किसकी गलती है? ये गवर्नमेंट ऑफ द डे की गलती है। हमारे पास एनर्जी सिक्योरिटी क्यों नहीं है? मतलब इसको आसान भाषा में बताइए। मैं आसान भाषा में बताता हूं। हम एलपीजी स्टोर क्यों नहीं कर सकते थे? जब हमें पता था कि करीब करीब 1 लाख मैट्रिक टन पर डे हमारी रिक्वायरमेंट है एलपीजी सिलेंडर्स की, मतलब टोटल क्वांटिटी की, तो हम क्यों नहीं स्टोर कर सकते थे? हमारी स्टोरेज कैपेसिटी अगर पूरे हिंदुस्तान में लें तो मेरे हिसाब से 1,40,000, 1,50,000 है। तो ये तो एक दिन की हुई। तो आपने एनर्जी सिक्योरिटी को लेके काम क्यों नहीं करा? इसलिए मोदी जी पे क्वेश्चन उठता है। जो एक प्लांट बना, वो मानता हूं इनके पीरियड में बना, वो वाइजैक में बना था। बाकी जो वाइजैक मतलब विशाखापट्टनम, लोगों को आसान भाषा में समझा देता हूं, वहां पे बना था। बाकी आप बताइए एनर्जी सिक्योरिटी में काम क्या करा है? अगर हमने काम नहीं करा तो लोग तो सफर करेंगे। आपके पास स्टोरेज ही नहीं है
तो आप सफर करेंगे। तो सबसे बड़ी बात थी एनर्जी सिक्योरिटी पे हमारे देश में काम नहीं हुआ, चाहे ये सरकार हो चाहे पिछली सरकारें हो, एनर्जी सिक्योरिटी पे काम नहीं हुआ। क्यों? हमने ये हर समय माना कि हमारे रिश्ते जो गल्फ कंट्रीज से उनसे बड़े अच्छे हैं, हमें दिक्कत आएगी। हम वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार ही नहीं थे। नहीं, बिल्कुल सही। ठीक है सर, एक और मैं आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें ये बताया गया है कि हमारा जो खाड़ी देशों से हमारे जो बहुत बड़े लेवल पर वहां मजदूर भाई का करते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बहुत सारे लोग हैं, हमारी जो बहुत बड़े लेवल पर नर्सेज बहनें हैं वो केरला की बड़े लेवल पर वहां पर काम करती हैं। तो जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है सर, उनमें से तमिलनाडु और केरला है, उसमें और इन 5 राज्यों की अगर मैं बात करूं तो इन 5 राज्यों में से 2 चुनाव हैं, 2 राज्य हैं केरला और तमिलनाडु, जहां पर सिर्फ यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन से 38% वहां जो हमारे भाई बहन है वो भेजते हैं। उसकी वजह से यहाँ परिवार चलते हैं। इसमें सबसे टॉप पे जो है दोस्तों सर ये महाराष्ट्र है, उसके बाद केरला है, फिर तमिलनाडु। मतलब टॉप 2 और टॉप 3 जो है वो यही राज्य हैं। ये वो राज्य है जहां पर बीजेपी अपना विस्तार करना चाहती थी। ये खास तौर पर केरला को लेकर आप जानते हैं बहुत सारी बीजेपी की आरएसएस का एक पूरा बड़ा वो रहा है। तो ये ना केवल रिवर्स पलायन का एक बहुत खतरनाक मतलब एक पूरा क्रम चल सकता है, बल्कि लॉन्ग टर्म कैसे इन राज्यों सहित देश की अर्थव्यवस्था को, मुझे आप आसान भाषा में बताइए ये कितना भयानक, मतलब एक रिवर्स पलायन इंटरनेशनल लेवल पर भी, नेशनल लेवल पर भी। देखिए मैं बीबीसी की वीडियो देख रही थी, उसमें बताया जा रहा था कि गुजरात के मोरबी में बड़े लेवल पर प्लांट्स बंद हो गए मार्बल फैक्ट्री के, तो वहां पर यूपी बिहार के जो लोग थे वो वापस अपने शहरों पे आ रहे। तो ये नेशनल लेवल पर भी हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर भी हो रहा है। देखिए, आपने सबसे पहले बात करी मेरे से रेमिटेंस की। बाहर से जो लोग, क्रॉस बॉर्डर से जो लोग पैसा भेजते हैं उसको हम रेमिटेंस बोलते हैं। मतलब कोई गल्फ कंट्री में काम कर रहा है और अपने फैमिली को यहाँ पे पालने के लिए पैसा जो भेजता है उसको हम रेमिटेंस बोलते हैं, या खर्चे के लिए भेजता है, रहने के लिए भेजता है, उसको फॉरेन रेमिटेंस। फॉरेन रेमिटेंस पे बहुत अंतर पड़ेगा। करीब करीब मैं फिगर देख रहा था, 2023-24 का फिगर है, $118 बिलियन आया था हमारे पास में फॉरेन रेमिटेंस से। और इंडिया करीब करीब वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंट्री है जिसके पास फॉरेन से पैसा आता है। वहां के मतलब हिंदुस्तान के लोग जो बाहर काम कर रहे हैं पैसा भेजते हैं, करीब करीब 118 बिलियन। अब इसमें से होगा क्या अगर ये बंद हो गया फॉरेन रेमिटेंस? आपने बोला लोग काम करते हैं फॉरेन के अंदर, करीब करीब आप मानिए 9.6 मिलियन, मतलब करीब करीब 10 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ के आसपास करीब लोग काम करते हैं फॉरेन के गल्फ कंट्रीज में, सिर्फ गल्फ कंट्रीज यहाँ पे काम करते हैं 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ से थोड़ा कम। वो लोग जो पैसा भेज रहे थे यहां पे अपनी फैमिलीज को पालने के लिए, उनका क्या होगा? और वहां से अगर उनकी नौकरियां चली गई, अगर ये वॉर और लंबी खींची तो क्या होगा? क्या हमारा देश इस आपदा को समझने के लिए या सुलझाने के लिए तैयार है? आज की तारीख में मुझे नहीं लगता। हम सब कुछ छोड़ चुके हैं, हमें पता नहीं आगे क्या होगा और क्या होने वाला है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपको बता रहा हूं, और ये लोग समझ नहीं रहे हैं। इसमें आगे जो रेमिटेंस ही नहीं, इसके अलावा जो आपने रिवर्स पलायन बोला, मतलब वहां जो लोग काम कर रहे थे अगर उनकी नौकरियां छिन गई जो आज की तारीख में नजर आ रही हैं, तो क्या होगा उनको? आप सबसे ज्यादा हमारे जो वर्कर्स हैं, आपने बिल्कुल सही बोला, यूएई में काम करते हैं। यूएई पे सबसे ज्यादा अटैक हो रहे हैं। आपने देखा हो तो काफी ज्यादा हुए। दुबई को इजराइल से भी ज्यादा यूएई में हो रहे हैं। हाँ सही बात, बिल्कुल। यूएई को एक तरह से दुबई को खासतौर से, यूएई में दुबई को खासतौर से सेफेस्ट माना जाता था। वहां पे आप देखिए रियल एस्टेट के अंदर सबसे ज्यादा काम हो रहा था, मतलब मकान, दुकान, कॉमर्शियल मकान बन रहे थे, लोग बेच भी रहे थे। अगर उस पे आया, उसमें सबसे ज्यादा मजदूर हिंदुस्तान का काम करता था। अगर ये सेफेस्ट नहीं रहा तो क्या होगा? इसका अंदाजा लगाना भी मैं बोलता हूं एक भयावह है, डरावना है। ये सोचना 1 करोड़ लोगों को आप कहां पे अकोमोडेट करोगे इंडिया में, ये सोचना भी। और इसके अलावा थोड़ा सा मैं इकोनॉमिक्स बोल देता हूं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को रेमिटेंसेस सुधारते थे हमारे, क्यों? हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आती थी। आप समझिए, वहां से फॉरेन एक्सचेंज आती थी और यहां हम उनको रुपयों में बांटते थे, तो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ रही थी इससे। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? तो आपने 38% का फिगर दिया, बिल्कुल सही फिगर है। 38% सिर्फ गल्फ कंट्रीज से पैसा आता है इंडिया में। इनफैक्ट सर मैं पढ़ रही थी अमेरिका से 27.7% आता है। तो अमेरिका की इन्वेस्टमेंट भी तो प्रभावित हो रही है ना इससे। अगर मंदी आती है हाइपोथेटिकली, तो अमेरिका से जो पैसा आ रहा है उसमें भी तो कमी आएगी। हम केवल गल्फ कंट्रीज को मत। हाँ
बिल्कुल आएगी, अमेरिका से भी आएगी, इजराइल से भी आएगी। इजराइल में भी इंडियन जूस हैं, आपको बताऊं, ऐसा नहीं है, इजराइल में भी इंडियन जूस हैं। कमी हर तरफ से आएगी। और क्या हम इसके लिए तैयार हैं? मुझे डर ये, हम इसके लिए तैयार नहीं है। और ये तो आपने दो ही चीजें बोली, आपने इलेक्शन बाउंड स्टेट पे मेरे से बात करी, ये जो फर्टिलाइजर्स हैं इनका क्या होगा? क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं बहुत ज्यादा सऊदी अरेबिया और कतर और ईरान और यूएई पे। हमारा क्या होगा फर्टिलाइजर्स का? यूरिया का क्या होगा? और यहाँ जो इंडिया में प्लांट्स हैं वो एलएनजी पे चलते हैं, लिक्विफाइड एलएनजी, मैं पूरा भूल गया, एलएनजी से ही बनता है फर्टिलाइजर। हाँ, एलएनजी से बनता है। एलएनजी की सप्लाई बिल्कुल डब्बा हो गई आज की तारीख। ये सर, तो लेकिन कोई सरकार सोच ही तो नहीं कह रही रहा। है हमारे पास रिकॉर्ड स्तर पर यूरिया का स्टोरेज है, आपको खरीद के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो असलियत तो खुलेगी, असलियत तो खुलेगी जब आपकी सोइंग शुरू होगी, जब बुआई शुरू होगी, तब असलियत खुलेगी। आज आप क्या बोल सकते हैं? अभी मैं आपको बताता हूं, अभी जब रवि की फसल हुई थी, जिसको हम विंटर क्रॉप भी बोलते हैं, उसके अंदर भी यूरिया की इस देश में कमी थी, कई लाइनों में लाइनें लगे थे लगी लोग, हुई थी। बिल्कुल। हाँ, तो आप खरीफ की बात करो, कौन सी अभी आप दिक्कत में थे, अब तो आपके पास आना ही बंद हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? और इसके अलावा आप देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जो लोग बहुत कम बात करते हैं, पॉलीमर्स पे भी इंपैक्ट आएगा। इसके अलावा क्या होता है? पॉलीमर्स, ये जो बाय प्रोडक्ट होता है, जो इसमें क्रूड ऑयल में निकलता है, उसको यूज में लिया जाता है, उसका काम बहुत जगह आता है, जिसको आप आसान भाषा में पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है, क्रूड का बाय प्रोडक्ट है। इसके अलावा हमारे सबसे ज्यादा नुकसान होगा जो हम यहां से बासमती चावल को भेजते हैं ईरान को, सबसे ज्यादा भेजते थे, वो भी झगड़े में पड़ेंगे। तो आप अभी इसका टोटल इंपैक्ट देखेंगे तो आप पाएंगे ये तो एक मतलब बुके ऑफ प्रॉब्लम्स आ रहा है, मतलब एक फूलों का गुलदस्ता आ रहा है, पर उसमें कांटे लगे हुए, फूल नहीं लगे हुए। ये समझना पड़ेगा। और ये लोग अभी क्या है, सिर्फ ऑयल की बात कर लेते हैं, एलपीजी। ये एलपीजी ऑयल नहीं है, ये रेमिटेंस की बात भी है, ये आपके दूसरी इंडस्ट्रीज की बात भी है, ये फर्टिलाइजर्स की बात भी है। आप कहां से लाओगे, क्या प्रिपेयर्ड हो? और इलेक्शंस की बात भी है, क्या लोग आपको वोट देने को तैयार होंगे? अगर एलपीजी की स्कैरसिटी और बढ़ती है तो भगवान ना करे बढ़े, हम तो बोलते हैं ना करे बढ़े, पर अगर बढ़ती है तो क्या आप तैयार हो? आज भी लाइन में लोग 6 बजे से लग जाते हैं सवेरे गैस बुक कराने के लिए या गैस सिलेंडर लाने के लिए। क्या जनता कब तक सहेगी? ये रबर बैंड होता है, इकोनॉमिक्स में रबर बैंड बोलते हैं, एक जगह आगे तो रेजिस्टेंस आएगा ना, टूटेगा वो टूटेगा तो क्या होगा? ये समझना लोगों को बहुत जरूरी है। और ज्यादातर चैनल जो हैं, आप देखिए, जो गोदी मीडिया है, दो जहाज आए पे बहुत हल्ला मचाया, हेडलाइन सर आ गए ना, 2 जहाज तो काफी होंगे भारत के लिए, नहीं है क्या? एक का स्टॉक था मैम, आप समझिए 1.25 दिन से 1.5 दिन का स्टॉक था टोटल, अगर मैं काउंट करूं तो। हमारे यहाँ मीडिया मैनेजमेंट ऐसा हुआ कि वो हर जगह 2 जहाज आए, मोदी जी की डिप्लोमेसी काम कर गई। भैया 2 जहाज से क्या होगा? हमारे 24 जहाज फंसे हुए हैं, उनको निकलवाई। और आपने अगर पढ़ा हो और दर्शकों को अगर ज्ञान तो नहीं बोलूंगा, ज्ञात हो, तो ईरान ने 18 करोड़ रुपए इसी में कमा लिए हॉर्मुज से निकालने के लिए। बिल्कुल। वॉशिंगटन पोस्ट की इनफैक्ट मैं खबर पढ़ रही थी, उसमें वॉर से पहले जितना हॉर्मुज से शिप निकले हैं उससे कहीं ज्यादा अब निकल रहे हैं। ये एक सच्चाई है। और मैंने जो सवाल दो शिप को लेकर पूछा, दरअसल ये मासूमियत से इसलिए पूछा क्योंकि दर्शकों को पता होना चाहिए, ये सारी बातें बहुत कम लोगों तक पहुंच पाती हैं। अभी फिलहाल सर मैं कंक्लूजन पे आती हूँ, अभी हाल फिलहाल वो 2 चीजें जो आपको लगता है कि भारत सरकार को तुरंत से पहले करनी चाहिए। सारे इलेक्शन मोड में मोदी जी आ चुके हैं, पश्चिम बंगाल में उनकी रैलियां शुरू हो चुकी हैं, असम में उनकी रैलियां शुरू हो चुकी हैं। जब देश एलपीजी की लाइन में लग रहा था तब मोदी लगातार रैलियां कर रहे थे असम और पश्चिम बंगाल में, एक दिन में 4-4। तमिलनाडु और केरलम भी गए हैं मोदी रैली करने से पहले, तब जबकि युद्ध छिड़ चुका था और इस तरह के संकट की आशंका थी। ये सारे कामकाज छोड़कर अभी भारत सरकार को वो 2 कौन से इंपॉर्टेंट काम करने चाहिए जो तुरंत राहत दे आम लोगों को? एक तो एनर्जी सिक्योरिटी पे काम करना चाहिए, सबसे पहले, सबसे जरूरी है। हमारे को एनर्जी सिक्योर्ड होना चाहिए। अब हमें समझ में आ गया, हमारी ओवर डिपेंडेंसी, आंखें मूंद के बैठ जाना कि सब कुछ सही है, वो नहीं चलेगा। दूसरा, जो ये तो काम हो गया लंबा, मैंने आपको कतर का बोला, कतर में अगर वो वापस अपनी कैपेसिटी पे आना चाहेंगे तो 5 साल लगेंगे, 5 साल।
और हमारा 50% एलपीजी कतर से आता है। कतर से आता है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी दिक्कत है, आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। दूसरा सबसे जरूरी है कि आपको नए सोर्सेज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। दर्शकों को एक चीज और बता दूं मैं, आप नए सोर्सेज ढूंढ रहे हो कनाडा में या अमेरिका में, पहली बात गैस महंगी होने का डर, क्योंकि वहां से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। दूसरी, टाइम ज्यादा लगेगा। तीसरी बात, बड़ी अहम बात है कि आप जब वहां से इंपोर्ट करोगे तो आपको जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से तो नहीं आओगे क्योंकि आप दूसरा रास्ता लोगे, पर आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा कि जो हमारे यहाँ जब जहाज आ जाता है उसके बाद में 15 से 20 दिन चाहिए हमें टर्न अराउंड के लिए, सिलेंडर्स तक उसको पहुंचाने के लिए। तो अगर जहाज महीने भर बाद लंबी हो गई, साइकिल लंबी हो जाएगी बहुत। तो ये चीजें गवर्नमेंट को सोर्स जो है वो ढूंढना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, नहीं तो ये दिक्कतें जनता को अगर आएंगी तो जनता में नाराजगी बढ़ेगी, खास तौर से उन स्टेट्स में जहां पे रेमिटेंसेस, आपने सही कहा, तमिलनाडु और केरला, ये दो जगह चुनाव हैं, यहाँ पर इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन आ सकता है। सर एक छोटा सा, हाँ सर छोटा सा बस मैं चाहूंगी इसमें आंसर करें। ये जो रुपया गिर रहा है 94 तक पहुंच गया है, आम भाषा में आम इंसान इससे कैसे इफेक्ट होता है? भाई रुपया गिर रहा है तो मैं कौन सा डॉलर में कमाती हूँ, हर आदमी यही सोचेगा ना। तो इससे एक आम आदमी के लिए कैसे ये झटका है शॉर्ट में? सर चीजें महंगी होंगी मैम, आप समझिए इससे क्या होगा जब 94 रुपए के आसपास डॉलर होगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में सारी डील जो होती है वो डॉलर के थ्रू होती है, रुपए के थ्रू नहीं होती। ईरान ने अपने को फैसिलिटी दे रखी थी, जो लोग समझते नहीं, हाँ। ईरान ऑयल लेता था रुपए में, बाकी सारा इंटरनेशनल जो चीजें हैं वो आपको डॉलर में खरीदनी पड़ती हैं। जब आप डॉलर में खरीदोगे और 94 हो जाएगा, पता नहीं 100 पहुंच जाए, मतलब आज कोई बड़ा नहीं लगता मुझे 100 भी पहुंच जाए तो क्या चीजें महंगी नहीं होंगी? क्या महंगाई दर बढ़ेगी? नहीं, महंगाई दर तो इससे बढ़ जाएगी। अभी आपको बोलूं, ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कल इंडस्ट्रियल डीजल की रेट बढ़ाई 22 रुपए, एलपीजी की रेट बढ़ा दी 60 रुपए, और ये जो र्यूमर्स बाजार में फैल रहे हैं इनको कैसे कंट्रोल करोगे आप? उन र्यूमर्स को कंट्रोल करना भी जरूरी है। अगर आप र्यूमर्स को कंट्रोल नहीं कर पाए तो फिर आप मार खाओगे। हेडलाइन मैनेजमेंट से काम नहीं चलेगा, इलेक्शन रैली से काम नहीं चलेगा। आपको करना पड़ेगा, उतर के करना पड़ेगा, डिप्लोमेसी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत आसान भाषा में आपने इसके राजनीतिक आर्थिक जो गंभीर नतीजे हैं न केवल देश की पॉलिटिकल पार्टी पर बल्कि देश के लोगों पर भी हमें बताए। बहुत शुक्रिया सर।